हेलो। हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस और फंडामेंटल फोर्सेस में पहला फोर्स हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो दूसरा फोर्स है इस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एक्चुअल क्या है, तो अगर ध्यान से आप देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो डिफरेंट नाम आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रिक और दूसरा ऐड होता है मैग्नेटिक। मतलब जब दो फोर्स कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इन दोनों को कंबाइन इसलिए किया क्योंकि दोनों फोर्सेस का बेसिक रीजन एक है, और जो दोनों फोर्सेस का जो बेसिक रीजन है उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो जनरेट करता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो जनरेट करेगा ही। लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, यानी कि जब वो मोशन में आता है, तब इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, यानी कि बेसिक रीजन इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दो फोर्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए हमने उसको कंबाइंड नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे पहले जब डिफाइन किया गया था तब एक साइंटिस्ट था कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कूलम। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो किसने डिस्कवर किया था? कूलम ने डिस्कवर किया था। अब ये कूलम ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या बोला था वो हम समझ लेते हैं एक बार। उसने कहा था द इलेक्ट्रिक फोर्स between two electric charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसे एक बार देख लेते हैं। The electric force between two electric charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. अभी कैसे हम एक्सप्लेन करें एज अ फॉर्मूला बेस, तो वो एक बार देख लो। सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। समझो चार्ज की वैल्यू हम लेते हैं, एक सेकेंड उसको मैं थोड़ा ठीक कर लूं। जो चार्ज की वैल्यू है उसको हम लिखते हैं Q1। ये समझो एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे उसके सामने एक और चार्ज हम यहाँ रखते हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं समझो हम Q2। दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2। समझो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस है R। जैसे लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने दो मास लिए थे M1 M2, उनके बीच का डिस्टेंस R था, वैसे यहाँ पे दो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलम ने क्या कहा
कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं, समझो फोर्स को बोलते हैं एफ। एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के प्रोडक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो ध्यान से, तुम्हें ग्रेविटेशन जैसा फील आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्मूला बनी थी, उसमें Q1 Q2 की जगह मास थे M1 M2, ये F है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगाऊं, तो यहाँ पे हम जब कांस्टेंट यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे K, इट्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब हमने जो कांस्टेंट लगाया उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, K नाम दे। लेकिन ये K की वैल्यू क्या है वो हम एक बार देख लें। तो ध्यान अभी, तो ये जो K की वैल्यू है, तो याद रखना K की वैल्यू होती है, K को अगर हम नाम दें, तो हम K को बोलते हैं K इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बताऊं तो याद रखना K की वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। क्या वैल्यू होती है K की, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। क्या यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। ये यूनिट आया कहां से, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है नीचे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उस फॉर्मूला में अगर मैं K को सब्जेक्ट बनाऊं, तो R स्क्वायर जो है वो F के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, R स्क्वायर F के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, और Q1 Q2 दोनों डिवाइड में जाएंगे। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R स्क्वायर का होता है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 दोनों कूलम होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कूलम का स्क्वायर। तो यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो किसी भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर तुम्हें याद हो, जब हमने न्यूटन का फोर्स पढ़ा था, तो न्यूटन के फोर्स में अट्रैक्ट करके एक वर्ड लिखा था, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर तुम इसमें डेफिनेशन देखो ये कूलम्स की, तो कूलम्स की डेफिनेशन में कहीं भी अट्रैक्शन का वर्ड यूज नहीं हुआ, और ना ही रिपल्जन का वर्ड यूज हुआ है। तुम्हें पता होगा अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ जाना, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में जाना, और रिपल्जन मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। तो यहाँ पे दोनों नहीं लिखे, मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन कैसे, तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब जैसे मैं बात करूं तो प्रोटॉन, हम मान लेते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन। और दूसरा चार्ज जो होता है इट इज कॉल्ड नेगेटिव। और नेगेटिव यानी हमने पहले पढ़ा हुआ है, इट इज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मोस्टली हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो चार्जेस टोटल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव
यानी हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और दूसरा होता है नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से एक और वैल्यू बनती है, मतलब जो फोर्स होता है, रिपल्जन हो या अट्रैक्शन हो, वो डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो ये याद रखना, like charges repel each other, like charges repel each other। repel का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। कौन से चार्जेस, लाइक चार्जेस। ये जो लाइक है ना, लाइक का मतलब होता है सेम टाइप, कि अगर Q1 में, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है तुम्हें Q1, अगर Q1 में प्रोटॉन हुआ और Q2 भी प्रोटॉन हुआ, तो वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अगर Q1 में इलेक्ट्रॉन हुआ, Q2 में भी इलेक्ट्रॉन हुआ, तो भी वो रिपेल करेंगे। मतलब अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर, ये तो लाइक चार्ज की बात हो गई, लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक का मतलब होता है, एक अगर प्रोटॉन हो और दूसरा कौन हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। याद रहेगी सबको इतनी बात। तो ये था कि इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों टाइप पॉसिबल है, अट्रैक्शन भी पॉसिबल है, रिपल्जन भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है चार्जेस कौन से हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल, दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी रिपेल। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स की और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं डिफाइन करूं, तो मैं इसको बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज stronger than gravitational force। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वो कैसे स्ट्रांग होगा, मैं उसको तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अब एग्जांपल को तुम थोड़ा अच्छे से समझना, तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन से क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। अब कैसे स्ट्रांग है वो समझो। हम बात करते हैं प्रोटॉन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन। एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्रोटॉन। याद रखना ये एग्जांपल है, ये तुम्हें उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करना, ये तो जस्ट मैं तुम्हें खाली एक्स्ट्रा में समझा रहा हूँ कि प्रोटॉन में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन स्ट्रांग है। एग्जांपल हम लेते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, दो प्रोटॉन लेते हैं, उनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स भी फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रांग है। अब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन का चार्ज। तो पहले अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, उस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 it's 10 raised to minus 19 कूलम, minus 19 कूलम। ये वैल्यू है चार्ज के, प्रोटॉन की चार्ज। और मैं अगर बात करूं प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 केजी, किलोग्राम। केजी मतलब क्या होता है यहाँ पे, किलोग्राम। तो ध्यान से देखो, चार्ज की वैल्यू में 1.6 है, मास में 1.6 है, वो तो सेम है, लेकिन पावर देखो, चार्ज का पावर है -19
और मास का पावर है -27, तो नॉर्मल बात है -27 तो बहुत छोटा हो गया, -19 की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी। अगर मैं रेशियो लूं, यहाँ पे हम लेते हैं दो फोर्स, एक फोर्स लेते हैं इलेक्ट्रिक और डिवाइड में हमें लेते हैं दूसरा फोर्स लेते हैं कौन सा, ग्रेविटेशनल। दोनों किसके फोर्स, दोनों प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रिक भी प्रोटॉन प्रोटॉन में फाइंड करेंगे और ग्रेविटेशन में। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला में यहाँ पे देखो, फॉर्मूला में क्या आता है, के आता है। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स में वैल्यू क्या रखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे डिवाइड में जो ग्रेविटेशन है उसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ी थी लास्ट टाइम, G m1 m2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो आर स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसर, बाकी बचेगा क्या, तो सबसे पहले ऊपर जो बचेगा वो बचेगा के। तो के की वैल्यू कितनी होती है, इट्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जो हमने अभी अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। के की वैल्यू देखो यहाँ पे लेफ्ट में लिखी हुई है, के की वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 Q2 चार्ज, तो दोनों प्रोटॉन के चार्ज 1.6 10⁻19 हुए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1.6 10⁻19 का स्क्वायर। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, मैं इसको वापस देखूंगा, थोड़ा बन गया, इसको मैं इक्वल को अलग कर देता हूँ। हाँ, मैं इक्वल थोड़ा यहाँ लिखता हूँ। हाँ, के की वैल्यू हमने क्या लिखी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, और Q1 Q2 दोनों सेम है, तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए क्योंकि दो चार्ज है, सेम डिवाइड में। अब डिवाइड में देखो आर स्क्वायर तो कट हो गया था, जी की वैल्यू देखो, तो जी की वैल्यू कितनी थी हमारी, याद है, इट्स 6.67 6.67 10⁻11 6.67 10⁻11। और मास, दोनों मास, तो मैंने देखो ऊपर तुम्हें मास की वैल्यू दिखाई है, यहाँ पे देखो ये 1.6 10⁻27, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 1.6 10⁻27 10⁻20। एक मिनट, इसको मैं फिर से लिखूं क्योंकि फिर जगह चली जाएगी। मैं इसको यहाँ हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा हाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 उसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, दोनों मास है, तो दोनों मास की वैल्यू सेम है। अगर तुम इसको सॉर्ट आउट करो तो ध्यान से देखो भाई, अगर हम 1.6 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 9/6.7, तो 9/6.7 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास आएगी, इसको 1.3 लिख देते हैं, ठीक है। अब 10 टू पावर देख लो, ये -19 का स्क्वायर है, तुम्हें पता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब 19 टू जा क्या होगा 38, ये है 9, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 10⁻9 -38, 9 - 38, और डिवाइड में हमें क्या बचेगा, तो डिवाइड बाय में बचेगा 10⁻11 तो था ही, 10⁻11 तो था ही, और ये -27 का स्क्वायर करेंगे तो -27 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -54, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 54, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करो, देखो 9 - 36, सो 9 - 38, तो ये मिलेगा तुम्हें -29 बचेगा। 9 - 38 करोगे क्या बचेगा, 10⁻29, और नीचे -54 है, -11 है, तो ये हो जाएगा -65। -65 जब ऊपर जाएगा तो वो +65 हो जाएगा, तो +65 और -29, तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.3 10⁻36। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि
इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में कितनी ज्यादा है, 10⁻36 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन से कितनी ज्यादा है, 10⁻36 टाइम्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मतलब ये पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे। हम क्या ऐड करेंगे, हम लिखेंगे in case of protons, the electric force is इसमें क्या लिखेंगे, is हम लिखेंगे is 10⁻36 times stronger than gravitation। ठीक है, मैं उसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है प्रोटॉन के केस में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10⁻36 टाइम। गॉट इट। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द value of electric force, the value of electric force depends on medium between two charges। दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम इन्वॉल्व है, मतलब कि अगर ये जो दो चार्ज तुम्हें दिख रहे हैं लेफ्ट में, इसमें कोई बीच में मीडियम आता है तो उससे इसकी वैल्यू बदल सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन ग्रेविटेशन में यही चीज क्या थी, ग्रेविटेशन में मीडियम आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में मीडियम आने से फर्क पड़ेगा। गॉट इट। तो ये तुम्हारा दूसरा फोर्स था, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें दो फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। हमने पूरा जो पढ़ा वो इलेक्ट्रिक बेस पे पढ़ा। मैग्नेटिक कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, मोशन करता है। और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने प्रोटॉन का जो एग्जांपल देखा यहाँ पे, उससे पता चला कि खाली प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन से कितना बड़ा है, 10⁻6 टाइम्स बड़ा है, सॉरी 10⁻36 टाइम्स बड़ा है। तो तुम्हें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो तुम जब एग्जाम में थियोरी में लिखते हो तो तुम्हें जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखे हैं, वैसे तुम्हें भी ये वहां पे पॉइंट्स बना के लिखना है। समझ में आ गई सबको बात। अगर इसके अलावा भी कुछ तुम्हारे पास डाउट्स हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।